नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की इज्जत दांव पर है। तमाम तकरीरें कर रहे हैं, अलग अलग सेमिनार, सीजेआई हैं, भाषण दे रहे हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संविधान, सबकी बातें कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में चर्चा भी हो रही है, लेकिन ये चर्चा कोई नहीं कर रहा है कि संजीव खन्ना साहब की इज्जत अब खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट की साख, सुप्रीम कोर्ट का इकबाल खतरे में है। इसको अगर कहीं कहीं लिखा भी जा रहा है तो बड़े सॉफ्ट शब्दों में उसको हल्का किया जा रहा है, टोन हल्का किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से कहीं सुप्रीम कोर्ट नाराज ना हो जाए। लेकिन आज हम बड़े कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि एक नफरती जज ने सुप्रीम कोर्ट पर करारा तमाचा जड़ा है। सुप्रीम कोर्ट पर करारा तमाचा जड़ा है। वो नफरती जज, नाम याद करिए, शेखर, जस्टिस शेखर कुमार। 8 दिसंबर की तारीख, कठमुल्ला, ये देश बहुसंख्यक की मर्जी से चलेगा, असहिष्णुता, जितना नफरती ज्ञान हो सकता था एक ही बार में उड़ेल दिया था। हाई कोर्ट के परिसर में कार्यक्रम हुआ था। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सामने पेशी थी। जस्टिस भंसाली, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने उसके बाद नोटिस जारी किया, जवाब मांगा था जस्टिस शेखर कुमार से। जस्टिस शेखर ने अपने बयान पर माफी मांगने के बजाय अड़ना मुनासिब समझा। यह इस समय की राजनीतिक परिस्थितियों की मांग है। राज्यसभा या विधानसभा या एक नेता बनने का रास्ता खोलने वाला है, या सुप्रीम कोर्ट के गाल पर तमाचा है? आज यही चर्चा करेंगे। भाऊ को जोड़िए कंट्रोल रूम फटाफट। भाऊ, स्वागत है आपका। जस्टिस शेखर कुमार यादव, वो नाम उस परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ नाम, उस परंपरा को एक नया आयाम देता हुआ नाम, जिस परंपरा में अभिजीत गांगुली हैं, जिस परंपरा में रोहित आर्या हैं, ये बहुत सारे नाम हैं। चाहे कोलकाता हाई कोर्ट लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लीजिए, बहुत सारे नाम हैं। उस फहरिस्त में नाम जुड़ा, बाकी पॉलिटिक्स में चले गए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठ करके अगर कोलेजियम, इसका मतलब एक बड़ा मोटा मोटा मैं समझ पा रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बुलाया, तो या तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समझ कम है, संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठना चाहिए, इतनी कम न्यायिक समझ है, वो समझ ही नहीं पाए कि शेखर यादव अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे हैं और देश की परिस्थितियां बता रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को लगा कि ये न्यायाधीश गलत बोल रहा है और वो अपने बयान पर अगर अड़ा हुआ है, कायम है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इतना पंगु हो जाएगा कि उसको वहीं बैठा रहने देगा, इंतजार करेगा रिटायरमेंट का? भाऊ आशीष जी, बहुत ही गंभीर विषय है ये। मात्र ये नहीं है कि शेखर यादव ने ये कह दिया कि मैं मेरे वक्तव्य पे अड़िग हूं। सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम ने इनके वक्तव्य को सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए इनको तलब किया था और फटकार भी लगाई थी। पूरे देश में इनके इसके लिए जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोग न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये शॉकिंग था। इसके पहले भी कई जजेस हुए। एक जज साहब को राजनीति में आना था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बाहर आ गए, चुनाव लड़ा। कुछ जजों ने रिटायरमेंट के बाद बोला कि वो संघ से जुड़े हुए हैं और संघ के लिए काम करना चाहते। जब वो लोग अपनी संघ की लाइनेज बताते हैं या किसी राजनीतिक दल से अपना अफिलिएशन बताते हैं, तो फिर उनकी दी हुई तमाम निर्णय जो होते हैं उसकी समीक्षा करना जरूरी है। क्या वो न्यायपालिका में बैठे हुए एक प्रामाणिक तौर पे न्यायाधीश का काम कर रहे थे या एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे थे? और यदि राजनीतिक दल के लिए आप काम कर रहे हैं तो फिर न्यायपालिका में आपकी जगह नहीं। सीधी बात है। जो जज साहब जिन्होंने, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज साहब जिन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा और लोकसभा में सांसद है वर्तमान भाजपा से, उनके तमाम फैसले ये ममता बनर्जी के खिलाफ ही थे। हाँ, ममता को कटघरे में खड़े करने थे।
इसका मतलब आप वहां पे बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो निष्पक्षता और न्यायपालिका ये दो शब्द पर्यायवाची हैं। यदि न्यायपालिका निष्पक्ष ही नहीं है तो फिर वो न्यायपालिका नहीं, वो संविधान के तहत काम नहीं कर रही है। तो उनका ये कहना कि ये देश बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा, तो संविधान ने अल्पसंख्यकों के लिए जो जगह रखी है उसके कोई मायने नहीं रखते, फिर संविधान के ही मायने नहीं रखते, फिर मनुस्मृति से देश चलेगा क्या? सवाल ये है। कठमुल्ला, आप किसी एक धर्म विशेष को कैसा टारगेट कर सकते हैं? आपके मन में कुंठा भी हो तो आप इस्तीफा देके बाहर आइए, एक्टिव बनिए, विश्व हिंदू परिषद के बाकायदा मेंबर बनिए, करिए, काम करिए। लेकिन सत्ता में उस पद पे रहते हुए आप ये करते हो, ये धीरे धीरे बता रहे हैं कि जो न्यायपालिका में स्लीपर सेल बैठे हुए थे, हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन लेने वाले, चाहे बीएचपी के हो, चाहे संघ के हो, चाहे बीजेपी के हो, ये स्लीपर सेल का अब दिल इतना खुल गया है कि वो अब पद पे बैठ के ही पैरवी कर रहे हैं स्पोक्स पर्सन जैसी। एक होता है कि आप भले ही निर्णय ममता के खिलाफ दे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपने इस्तीफा दे दिया। शेखर यादव जैसे लोग भाजपा का चुनाव सत्ता अपने पद पे रहते हुए भी पर्चा भर सकते हैं, कुछ आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। और चुनाव आयोग कह देगा फिर क्या हो गया, न्यायपालिका न्यायाधीश नहीं लड़ सकता क्या? यदि उसको लगा कि मैं लोकसभा या विधानसभा में जाके अच्छी देश की सेवा कर सकता हूं तो लड़ सकता है, लड़ने दीजिए उनको। चुनाव जीत गए तो लोकसभा में बैठेंगे, हार गए तो वापस अपनी जुडिशियरी में तो आइए। क्या ये स्थिति में जा रहे हैं? ये इसलिए खुल रहा है कि इनके पूर्वजों ने ये काम किया है। कोई इस्तीफा देकर चुनाव लड़ता है, कोई रिटायरमेंट के बाद बोलता है मैं संघी हूं। इनने बोला मैं सत्य सेवा में रहते हुए कह दूं कि मैं संघी हूं, बोला क्या कर लोगे? ये धीरे धीरे ये विकास है, ये जुडिशरी का विकास है। और जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनको बुलाया, उनको डांटा, फटकार लगाई, जो बात सुनाई गई है, जो अखबारों में छपी, उसके बाद ये आदमी जाके अपने मुख्य न्यायाधीश बंसाली जो है, बंसाली साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनको ये फिर लेटर लिख के कहता है कि ना, मैंने कोई गलत नहीं काम किया। अरुण कुमार बंसाली जी को उन्होंने कहा कि मैंने कोई, आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट, मतलब मैं सही था। तो जो आदमी संविधान में विश्वास नहीं रखता हो, बहुसंख्यकों पे ही काम करता हो कि ये देश बहुसंख्यक से चलेगा, मतलब बहुसंख्यक लोग यदि किसी मॉब लिंचिंग में किसी की हत्या कर दे तो वो बहुसंख्यक है, तो उसमें करने का अधिकार है उनका। तुम अल्पसंख्यक हो, तुम्हारा मरना नियति है, क्या हम ये माने? Whether it is going to be a rule of the law or a rule of a majoritarian society, क्या बहुसंख्यक इस देश पे उनका राज होगा या कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा, ये समय तय करने का अब समय आ गया है, ये बात तय करने का। और ये आज एक करारा तमाचा मारा है सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम पे। अरे तुम बोलते रहो, हु केयर्स, आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। और यदि ये स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट बोलने के बाद भी वो आज भी बेंच पे है, तो फिर ये अरुण कुमार बंसाली जी भी क्या शेखर यादव के ही विचारों के लाइन को टो करते हैं, ये सवाल है। अब गेंद जो है वो मुख्य न्यायाधीश के पाले में है। क्या वो सर्वोच्च न्यायालय को रिकमेंड करते हैं कि ऐसे घनघोर कास्टिस्ट जज हमको नहीं चाहिए, या कॉलेजियम फिर उसका संज्ञान लेते हैं, या फटकारने से कुछ काम नहीं होगा, क्या उसको इस्तीफा लेते हैं उससे? और यदि ये लेते नहीं
तो फिर क्या सभी इतने कमजोर हो गए हैं कि एक राज्य के हाईकोर्ट का एक वक्त जज सबको एक लाइन से ललकारता है और सब आंख मूंद करके चुप बैठते हैं? लेकिन क्या योगी जी ने ये कहा था कि शेखर ने कुछ गलत नहीं कहा? योगी जी मुख्यमंत्री है। कहा था योगी ने। योगी जी मुख्यमंत्री है, वो न्यायपालिका न्याय विधि नहीं है। योगी जी को भी कल कोर्ट में जाना हो तो उनको वकील लगता है। नहीं, अब तो सारे अपने मुकदमे वापस ले चुके हैं। हाँ, वो तो अभी नहीं, तो वो तो अपने यहाँ तो वो हो गया। अभी तो मतलब योगी जी को ही कॉपी करके मतलब वो भी करने का प्रयास कर रहे थे मुकदमे, लेकिन फिर उन्होंने इतना एडजस्ट कर लिया ट्रम्प साहब ने। ट्रम्प साहब के तो मुझे घर पे लगता है योगी जी की फोटो लगी होगी और रोज सुबह वंदना करते होंगे, गुरुजी आपसे बहुत सीखा हमने। हम इतना तो नहीं कर पाए, मुकदमे वापस नहीं कर पाए, लेकिन सजा माफ करवा ली। आपकी इतनी ही लाइन काट करके वायरल भी होगी भाऊ कि योगी ट्रम्प भी योगी की पूजा करता है। बिल्कुल। नहीं, वो करे ना। अभी लोगों को व्यंग भी नहीं समझ में आता, सटायर भी नहीं समझ में आता, तो ऐसे मूढ़ समाज से क्या अपेक्षा हो सकती है, अंधभक्तों से? मैं भाऊ इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले 2-3 तथ्य। आज जब शेखर यादव पर चर्चा है तो सिर्फ शेखर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। जब नहीं, बात हमने थंब में लिखा है शेखर एक सिस्टम है, सिस्टम का पुर्जा है। उसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हमने लिखा लाइन, हम जो लिखते हैं उसको हम चर्चा में चाहते हैं, उस पर चर्चा हो कि संजीव खन्ना की इज्जत दांव पर अगर हम लिख रहे हैं तो क्यों। आपने एक बात कही कि ये तय करने का, ये बहस करने का वक्त आ गया है कि बहुसंख्यक की मर्जी से देश चलेगा। दरअसल ये तय करने का वक्त इसलिए आ गया है कि उदाहरण है सामने। अब बहुसंख्यक की मर्जी से शेखर यादव में अगर एक दूसरा एंगल देखूं, शेखर यादव पे इतने गंभीर सवाल खड़े करते हो, दूसरा एंगल, तो मुझे लगता है शेखर यादव आज की सच्चाई बोल रहा था, वो नफरती जज आज की सच्चाई। मैं उदाहरण के तौर पर कासगंज चंदन गुप्ता, उस मामले में जितने 26-28 थे सबको उम्र कैद हो गई जो आरोपी थे। चंदन गुप्ता जिस मामले में जब हत्या हुई 26 जनवरी 2018, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गूगल सर्च करिएगा, बीबीसी से लेकर के और लोकल न्यूज तक कवरेज किया था सबने, बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे आर्टिकल्स हर जगह मिलेंगे। वो मुस्लिम इलाके से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, यही विश्व हिंदू परिषद वाले थे जो अभी जिसमें शेखर यादव बोल रहे थे। वहां पर मुस्लिम इलाके में जो वहां की घटना का जो एक्चुअल रिपोर्टिंग हुई भाव, मुस्लिम मोहल्ला था, वहां पर सड़क पर मुसलमानों ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा था, रखा ही जाता है मोहल्ले में सड़क पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम मुसलमानों ने रखा था। ये तो और भी वो था कि आप उन्हीं की निष्ठा पर संदिग्धता दिखाते हो। कुर्सियां लगाई थी, ये निकले सब के सब तमंचा असलहा लेकर के, उसके वीडियोज भी तमाम वायरल हुए थे और कहे कुर्सियां हटाओ, इधर से ही निकलेगी यात्रा। उनको ध्वजारोहण नहीं करने दिए, उनको मतलब वहां पर बहुत ही आताताई जैसा व्यवहार किया, कुर्सियां फेंकना, तोड़ना फोड़ना। उसके बाद उसी जब रिएक्शन का, मोदी जी का है एक्शन रिएक्शन, उसमें चंदन गुप्ता की जान गई, चंदन गुप्ता की जान गई। कोई कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद के उन आतताइयों पर जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अपनी जिम्मेदारी बोल रहा हूं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद अभी जब सजा हुई है, उसके बाद एक नैरेटिव, अब तो पुलिस का काम भी नैरेटिव गढ़ना है, अपराधी पकड़ना नहीं है। गढ़ा कि विदेश से फंडिंग हुई थी, चंदन गुप्ता के जो आरोपी थे उनको बचाने के लिए विदेश से फंडिंग हुई थी। भैया इंसाफ लेने के लिए ब्रह्मांड मंगल से फंडिंग हो, इंसाफ लेने के लिए हुआ था ना, इंसाफ लेने के लिए हुआ था। तीस्ता सीतलवाड़ याद कीजिए आप, तीस्ता सीतलवाड़ पर क्या अदालत ने टिप्पणी की थी कि जाकिया जाफरी में अदालत ने टिप्पणी की कि कुछ तो इसमें मामला संदिग्ध है कि आखिर क्यों जो है तीस्ता सीतलवाड़ की रुचि इस केस में है। ये अदालत ने कहा हमारी रुचि इंसाफ में है। अगर मान लिया हमें कल को पुलिस प्रताड़ित करती है और भाऊ लड़ रहे हैं, तो भाऊ की रुचि क्या है?
इंसाफ रुचि है भाव की, मेरी रुचि इंसाफ है, इंसाफ में रुचि रखना अगर संदिग्ध है तो इस देश एक पत्रकार की छत्तीसगढ़ में हत्या होती है। हाँ, पूरा देश का पत्रकार जगत रास्ते पे आता है। कल कोर्ट पूछेगा आप क्यों आए? अडानी को देश बेच देगी और हम सवाल पूछेंगे क्यों, तो सर लोग बोलेंगे आप क्यों, देश मेरा है, ये संविधान से देश चले, ये मेरी अभिलाषा है। 143 करोड़ लोग चाहते हैं कि देश संविधान से चले। चंद अंधभक्त यदि यहां मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं तो उसका तो साथ कोई नहीं देगा, आवाज तो उठाएंगे। ये भगत सिंह का खून है, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, इनका खून है। जयचंद नहीं है यहां पे सारे। तो कुल मिलाकर सवाल, यदि ये जज यदि न्यायपालिका कहते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है, सवाल न्यायपालिका पे उठता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या इंटरेस्ट है। जो 30 लाख को पूछ रहे हैं, तो इस देश में समाज सेवी तो उठना बंद हो जाएंगे। ये वही राम है ना जिनको आप पूछते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने तो नहीं पूछा ना धोबी को तेरा क्या इंटरेस्ट है। सवाल इंटरेस्ट का नहीं, सवाल सड़ती हुई सिस्टम को संभालने का है। हम तो वैसे ही कमेंट करते थे, अब तो जज ने बोल दिया कि मैंने जो कहा वो सही कहा और मैं स्टैंड बाय करता हूं। उन्हें एक इनकी सबकी औकात दिखा दी। आपकी औकात हो तो मेरे पे एक्शन लो, ये औकात दिखा दी उसने। अब उस पत्र पे यदि सारे चुप हो तो ये मान ले पूरी न्यायपालिका फिर शेखर यादव की भाषा बोल रही है। हाँ, मौन सहमति। और जब बहुसंख्यक के हिसाब से ही देश चलेगा तो फिर न्यायपालिका की ये दुकानें बंद कर दो ना। मैं दुकान कह रहा हूं इसको, क्योंकि शेखर जहां बैठता है वो दुकान ही होगी। तो ये बंद कर दीजिए, बहुसंख्यक कोई कर दीजिए। जिस मोहल्ले में जो है ज्यादा लोग हैं वो अपना कारपोरेटर खड़ा कर देंगे। काहे को चुनाव भाई, वही का पुलिस स्टेशन वही होगा। समाज जो जो ज्यादा जहां बहुसंख्यक होंगे वही ठोकेंगे, वही अपने हिसाब से करेंगे। एक और तथ्य मैं सामने लाता हूं, इसलिए लाना जरूरी है। पिछले 3 दिनों से देश में चर्चा है। अब ये जब तार जुड़ते हैं ना तो थोड़ा आदत हमारी खराब हो चुकी है हम लोगों की। ये तार जो है पूरा बहुत दूर तक जुड़ता है कनेक्शन, तभी। और असलियत यही है, 3 दिन से चर्चा भागवत बनाम राहुल, वो देश बनाम देशद्रोह का हो गया है। राहुल गांधी देशद्रोही हैं, इस देश के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मामला यही है। जब हमने कहा अदालत कि अदालत में भी बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगी क्या, जब हम कहते हैं ईडी, सीबीआई, आईटी सरकार के पामेरियन बन के काम करेगी क्या, राजीव कुमार सरकार का विशेष दस्ता या विंग, भाजपा पॉलिटिकल विंग, इलेक्शन विंग बन के काम करेंगे क्या, जब यही करते हैं ना सवाल, इसी को और बेसिकली शेखर कुमार यादव की मूल भावना भी यही है। बहुसंख्यक और बहुसंख्यक बीजेपी के साथ है, हिंदूवादी पार्टी के साथ है, यही माना जा रहा है, नैरेटिव यही गढ़ा जा रहा है। नेशन, राहुल ने कहा था स्टेट के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज शायद इस कार्यक्रम से पहले कहीं ये क्लियरिटी नहीं आई है, क्योंकि मैं बहुत जगह पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी सुना, इसीलिए इसको मैं जोड़ रहा हूं। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और जनता पार्टी, मतलब उस समय जनता पार्टी में सब थे, संघी जनसंघी से लेकर के समाजवादी सब थे, सब स्टेट के खिलाफ लड़ रहे थे। और स्टेट के खिलाफ जब लड़ रहे थे तो नेशन और स्टेट का फर्क समझने के लिए स्क्रीन पर जरा दिखा दीजिए, और आप लोग भी सर्च कीजिएगा, जरा दिखाइए स्क्रीन पर। ये देखिए, आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म स्टेट. It applies to part 3 of the constitution, which covers fundamental rights. What does article 12 define?
The term state includes the government and the parliament of India, the government and the legislature of each state, and all local authorities. It also includes authorities under the control of the government of India. What does state include? The president, governor, cabinet, ministers, police, and bureaucrats. Local authorities like municipalities, district boards, panchayat, and mining settlement boards. अब हटा दीजिए। अब स्टेट, जिस स्टेट से लड़ने की बात कही राहुल गांधी ने, इस स्टेट से लड़ने की बात हम भी कह रहे हैं। इस स्टेट से अगर जब डेमोक्रेसी पे खतरा आएगा तब स्टेट से ही लड़ना पड़ेगा। 75 में आया था डेमोक्रेसी पे खतरा भाऊ, तब स्टेट से ही लड़ा। आज अगर हमें डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा लग रहा है तो स्टेट से ही लड़ना। ये इतने कुपढ़ है, इन कुपढ़ों को स्टेट का मतलब, इंडियन स्टेट का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेगा तो क्या अमेरिका और जापान के खिलाफ लड़ेगा क्या? आप क्या करते हैं? आप बंगाल में क्या कर रहे हैं? बंगाल में बीजेपी इज फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट, विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। तो प्रॉब्लम ये है, क्या बताऊं मैं आपको, अंग्रेजी समझना भी, अब राहुल पढ़े लिखे हैं अंग्रेजी में बाकी लोगों का हाथ बहुत टाइट है ना, तो अंग्रेजी में इतना हाथ टाइट है तो अब इनको तो समझने के परे रहे, इन्होंने उसी को पकड़ लिया कि ये राष्ट्रद्रोही है। अभी इंडियन, अब जेपी नड्डा, अब जेपी नड्डा जी को कितनी अंग्रेजी आती है, और यदि अंग्रेजी आती है तो उन्होंने ठीक से तय कर लेना चाहिए था कि भैया व्हाट डज इट मीन। एक नॉवेल आई थी, टू स्टेट्स, उसमें पंजाब और तमिलनाडु के लड़का और लड़की की शादी की किस्सा था, बहुत फेमस हो गई थी, उसमें फिल्म भी बनी है और पढ़ने लायक है, मैंने भी पढ़ी हो। अब उसको मैंने लिटरली ट्रांसलेट कर 2 राज्य करके कह दिया, तो ये 2 राज्यों की कोई ज्योग्राफिकल या ऐतिहासिक किताब नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी, मैंने क्या बोलते उसको, ऑटोबायोग्राफी थी एक लेखक की, उसके अपनी शादी की। तो कुल मिलाकर आपको उस शब्द के अर्थ समझने होंगे, और ये कुपड़ शब्द दूर है। हमने महिला मित्र क्या बोल दिया कि पूरे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि हमारा कैरेक्टर खराब हो गया नहीं, तो वहां पर भी भाऊ गांव में कहते हैं ना कि परछाई पड़ गई, उन पर भी तो परछाई उठी, उन पर भी तो जो समझे महिला मित्र वाले पे, उन पर भी परछाई तो वहीं से आती है, भाजपा की परछाई तो है। हमने सारा लिटरेचर का सारा प्रूफ, इतना जितना हिंदी लिटरेचर से लेके सब हमने कोर्ट में जमा किया कि भाई सब देखो ये महिला मित्र का यूज हुआ है, और सबसे ज्यादा ऑफेंडेड जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा अलका लांबा हो गई है। अलका लांबा ने अपने एक वर्कर को चिट्ठी लिखी कि आप केस करो इस पे, मैं अधिकार देती हूँ आपको, ये महिलाओं का हनन है। तब मैंने हमारे रिप्लाई में ये भी, क्योंकि अब कोर्ट में मामला चल रहा है तो जो चीजें पब्लिक डोमेन में है वो तो बोल ही सकते हैं, तो हमने तो इतना ही कहा कि रावण की महिला मित्र होना ये डिफेमेटरी हो सकता है, श्री कृष्ण की महिला मित्र होना एक अनुभूति है। आदमी का कैरेक्टर है, उसकी महिला मित्र होने से उस महिला का कैरेक्टर डिफाइन होता है। और मैं तो यदि किसी का महिला मित्र बोला है मैंने, तो उसका तो मैंने कैरेक्टर अच्छा ही माना है। अब क्या उनको खुद ही के अपने कैरेक्टर पे डाउट है, इसलिए उनको लगा कि महिला मित्र बोलने से गाली दी गई है। फिर ये छोड़ दीजिए, ये कुपड़ की बात मैं कह रहा हूं आपको, ये चौपाई नहीं पढ़ सकते। अटल जी ने बहुत ऐसे ही जो बोलने का मतलब, अटल जी का मैंने भाषण सुना था जब पहली बार मुरली मनोहर जोशी जयपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, तो 3 मूर्ति का कंसेप्ट आया था कि जोशी, अटल, अडवाणी, 3 मूर्ति का। तो उस रात को जो बहुत बड़ा सम्मान हुआ सबका, तो अटल जी भाषण देने के लिए खड़े हो गए, तो अटल जी को वहां गिफ्ट में रजाई दे दी गई। तो उनने अपने गांव में रामायण कैसे पढ़ते थे पंडित, और कैसा उसको समझाते थे, क्योंकि वो ऐसा ही बेचारा, अब कोई ये तो नहीं है। तो उसने कहा कि उन्होंने एक चौपाई सुनाई, तो उस चौपाई में राम रस जाई
ऐसा था। तो वो बेचारा पंडित अपभ्रंश में राम रजाई पढ़ रहा था। जब राम रजाई पढ़ा उसने, तो रजाई को जस्टिफिकेशन करने के लिए बोला कि जब फिर राम जा ही रहे थे वनवास में, तो फिर कौशल्या ने बोला कि बेटा वहां रजाई भी लेके जा। लेकिन बोले आपने मुझे रजाई दी तो मैं वनवास पे नहीं जा रहा हूं, ये मैं अभी क्लियर करता हूं। तो ये कई चीजें जो है कि अंग्रेजी शब्दों का कई जगह एज अ फ्रेज यूज होता है। राहुल गांधी को शायद अब राहुल गांधी को ऐसे अंग्रेजी शब्द यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुपड़ों की जमात है सामने। मैंने कहा ना कि आज यदि हरिवंश राय बच्चन होते तो उसके घर पे पत्थर फेंकते लोग। हाँ, मंदिर मस्जिद बेर कराती, मेल कराती, मधुशाला लिखने पर पत्थर फेंके जाते, क्योंकि और दिन भावार्थ में नहीं होली समझते। आगे और लिख दिया, दिन में होली, हाँ, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला, दिन में मधुशाला। होली रात। ये भाई हिंदू त्योहारों का अपमान करके ये पत्थर फेंकते, ये भावार्थ नहीं समझते, ये उसके पीछे नहीं जाते। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपने दिखाया, तो ये इनको समझ में आने के बाद क्या करते हैं देखो। और वाकई वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट, इट इज नॉट ओनली राहुल गांधी, इवन आशीष, तुम, मैं, हम सब स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये स्टेट ही तो है। ये शेखर यादव क्या कर रहे हैं, ये स्टेट को परिभाषित कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली शेखर यादव इज डिफाइनिंग द स्टेट, नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बट एज पर द मनुस्मृति। ये बहुसंख्यकवाद, सारी लड़ाई तो इसके खिलाफ है। ये देश बहुसंख्यकवाद से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और संविधान में भी लोग ये कहेंगे कि भाई बहुसंख्यक लोगों ने यदि सरकार चुनवा दी तो वो तो संविधान बदल सकती है ना। संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं, संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को आप हाथ नहीं लगा सकते, चाहे आपके पास 400 सीटें आ जाए लोकसभा में। ये सर्वोच्च न्यायालय का दिया हुआ निर्णय है। ये बात कुछ अलग है कि कुछ लोग रिटायर्ड जज फिर इधर उधर बैठते हैं, राज्यसभा वगैरह में चले जाते हैं, तो फिर उनको मंत्री बनने का ख्वाब आता है, तो वो कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कोई चीज नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर है साहब। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है तो उस जज से, अगर बेसिकली क्या है, इस देश में वन वे ट्रैफिक हो गया है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है तो इस देश की न्यायपालिका त्रिशंकु है, जो हवा में लटकी है, झूल रही है जैसे पेंडुलम जैसे। बेसिक स्ट्रक्चर के बजाय जो कुछ भी ढांचा है वो सब पेंडुलम है, सब त्रिशंकु है, सब झूल रहा है। बिना बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ खड़ा ही नहीं हो सकता है। और इसीलिए सवाल सिर्फ शेखर यादव पे नहीं है। शेखर यादव एक व्यक्ति नहीं है, शेखर यादव विचार है जो हमारे डेमोक्रेसी में दीमक की तरह घुस चुका है। सवाल तो ये भी है, सिर्फ शेखर यादव से नहीं है, आखिर हाई कोर्ट के परिसर में किसी विशेष धर्म विशेष से जुड़ा हुआ संगठन अपना कार्यक्रम कैसे करता है? सवाल यह भी बहुत महत्वपूर्ण, इस पर भी जवाब देना चाहिए। और जब ये बात शेखर यादव बेसिकली अगर बहुसंख्यकवाद की बात करते हैं, तो जितना गणित मैं पढ़ा हूं, बाकी गणित और लोगों का नहीं जानता, उसमें 80 से बड़ा होता है 85। फिर 80-20 का बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, फिर 85-15 वाले पे तैयार हो जाओ भाई लोगों, जो कांसीराम कहते थे। 85-15 पाओ, फिर 80-20 योगी जी कहते हैं, 80-20 भाजपा कहती है, 80-20 तो हम कहेंगे 85-15। बिल्कुल। फिर 85 इस देश में आदिवासी दलित पिछड़े हैं और 15 अगड़े हैं जो मनुस्मृति के आधार पर शासन चाहते हैं। फिर 85-15 पे आओ, 80 से बड़ा नंबर है 85। और फिर 85 पे आएंगे तो फिर इस पूरे जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? हाँ, जहां अब 5-95 है, हाँ 5-95 है, जो 85% है वो 5% है, हाँ, और जो 15% है वो 95% है। सवाल ये है, बहुसंख्यकवाद के घेरे में अपनी कब्र ना खोदे जुडिशरी। फिर तो 85-15 शेखर यादव के स्टेटमेंट पे चुप रहना और शेखर यादव को एंडोर्स करना, क्योंकि
कानून ये भी कहता है साइलेंट इज अ कंसेंट। हाँ, चुप रहना सहमति मानी जाती है। तो देखते हैं कि चलिए सर्वोच्च न्यायालय का कोलिजियम कितना चुप रहता है। मुख्य न्यायाधीश जिनको ये पत्र मिला वो कैसे चुप रहते हैं। हाँ, हम तो यहाँ बैठे हैं, जो गलत दिखता है आवाज उठाएंगे, हम चुप नहीं रह सकते। बिल्कुल हम चुप नहीं सवाल ही रहेंगे। हम न चुप थे, न चुप है, न चुप रहेंगे। कल दोपहर फिर आएंगे, साथ में भाव होंगे और कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।